नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अत्यंत महत्वपूर्ण जो है यूनिट कक्षा 8 का। और इसी के साथ जो है अपनी जो कक्षा 8 की किताब है वो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद कक्षा 9 और कक्षा 10 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताबें चलती है। तो कक्षा 8 राजस्थान में कला व संस्कृति, जिसका अध्याय नंबर 10 और आखिरी अध्याय है। हमने कक्षा 6, 7 और 8 कंप्लीट तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पूरी किताब को कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो सारी किताबें वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे राजस्थान का भूगोल जो अपन पढ़ा रहे हैं लगातार, उसकी क्लासें भी आ रही है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले राजस्थान में होने वाले सारे एग्जामों के लिए। तो शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे पहले नए हैं तो अपने चैनल से जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। गोल गुरु एकेडमी जो है आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आएगी, तो इससे जरूर जुड़े। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जरूर जुड़ जाए। और टेस्ट सीरीज यदि आपको देनी है तो गोल गुरु एकेडमी जो है प्ले स्टोर पर अपना ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर ले, ताकि हर एग्जाम के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज यहाँ से मिल सकेगी। अत्यंत जो है बहुत जल्द आपको सारे के सारे जो टेस्ट है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, कला व संस्कृति जो कक्षा 8 है उसका आखिरी अध्याय है। उसमें देखिए कला का प्रारंभिक इतिहास दे रखा है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट किताब में दे रखा है वैसे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जहां से सवाल बन सकता है उनको भी मैंने बॉक्स में अलग से तैयार किया है। तो आप ये पूरी क्लास लेने के बाद ये नहीं कहोगे कि सर जो कुछ पढ़ाया है उसमें से कुछ बाकी रह गया। सारे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है आरबीएसई बोर्ड की किताब के हिसाब से। तो राजस्थान का जो प्रारंभिक कला का जो इतिहास है, मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ा है। जब से मानव सभ्यता जो है आपको उसका प्रारंभिक काल मिलता है, तभी से कला का प्रारंभिक काल आपको मिल जाएगा। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से कला के कर्मिक विकास का पता चलता है। जैसे जैसे अलग अलग जगहों से जो है सभ्यताओं की खुदाई यदि राजस्थान में की गई है, तब वहां से कला के जो प्रमाण आपको मिले हैं समय समय पर, क्रम टू क्रम। तो प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं की यदि बात करें तो देखिए, राजस्थान में एक आहड़ सभ्यता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है। एक कालीबंगा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है, ये आपके कहाँ पर है? उत्तरी राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़, वहां पर है। पचमता, ये आपको आरबीसी के अलावा कहीं मिलेगी नहीं, अब तो शायद पढ़ाने लग गए होंगे। ये कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। बागोर कहाँ पर है? ये आपके भीलवाड़ा में है। बागोर भीलवाड़ा में है। गिलकुंड जो है ये भी कहाँ पर है? राजसमंद में है। और ओजियाना कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है। तो ये जो सारी है ये प्रमुख प्राचीन सभ्यता है जो अपने राजस्थान में मिली है। तो कला का जो प्रारंभिक इतिहास है, मानव सभ्यता के समय से प्रारंभिक रूप में अपने को जो है खुदाई में कर्मिक विकास के रूप में मिला है। मतलब क्रम टू क्रम आपको मिला है कि ये प्रागैतिहासिक काल की है, ये ऐतिहासिक काल की, याद ऐतिहासिक काल की, इस तरीके से। प्रारंभिक ग्रामीण बसावट कैसी थी? तो बसावट देखो प्राय कहां पर थी? नदियों, तालाबों और पहाड़ियों के समीप की जाती थी। जो प्राचीन अपने को सभ्यताएं मिली है उनमें यदि हमने ग्रामीण जो बसावट देखी है वो नदियों के किनारे। क्यों भाई नदियां किनारे क्यों मिली? तालाबा किनारे क्यों मिली? पर्वता किनारे क्यों मिली? क्योंकि देखो अटाऊ अन है, पानी की उपलब्धता आराम हो जाती। मतलब जहां जहां नदी तालाब हो, मतलब पानी की जहां उपलब्धता थी, वहां पर मानव ने शुरुआत में निवास किया, ताकि वहां से पीने के लिए पानी मिल जाए और खाने के लिए जो अन्न उगाते हैं उसके लिए भी जल मिल जाए। घर प्राय केलू, कच्ची ईंट या घास फूस के बने होते थे। सिंपल सी बात है। अभी जो है 30-40 वर्ष में ही तो पक्का बनने लगा, बाकी तो कैसे थे? कच्ची ईंटों से ही था। समृद्ध लोगों के घरों में यदि बात करें तो पढ़शाला थी, जिसे बैठने का स्थान बोला जाता था। एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि ये शब्दावली किससे संबंधित है, और अब तो देखो राजस्थान की शब्दावली पूछी जाती है। ढालिया क्या था भाई? छाजन, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठार आदि होते थे। ये जो समृद्ध लोग होते थे उनके घरों में मिलते थे। प्राचीन नगर व कस्बे की यदि बसावटों की यदि बात करें तो नागदा कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताओ। चीरवा, कल्याणपुर आदि नगर घाटियों, जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्रों में बसे थे। ये जो नगर प्राचीन समय में मिले हैं ये कैसे थे? पहाड़ियों से घिरे हुए नगर आपको मिलेंगे। नगरों में क्या क्या मिला है? यहां पर मंदिर मिले हैं, महल मिले हैं, आवासीय भवन मिले हैं, परकोटा मिला है,
दुर्ग के चारों ओर का, महल के चारों ओर का। विशाल जलाशय भी यहाँ पर मिले, सड़कें भी मिली है, सुनियोजित व्यवस्था में ये सारी चीजें मिली है। मतलब जो है नगर कैसे थे, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से बसे हुए प्राचीन काल में अपने को मिले हैं। जैसे उदाहरण के लिए देलवाड़ा, इंगोद, ये जो चीजें हैं ये क्षेत्र है, यहां पर नगरों के प्रमाण मिले हैं और नगरों में ये चीजें मिली है। आगे चलते हैं भाई। स्थापत्य कला की विशेषता की यदि बात करें, देखिए जो जो पॉइंट आपकी इस अध्याय में दे रखा है उसको पॉइंट के हिसाब से ही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी और अनूठा केंद्र रहा है। यहाँ की स्थापत्य कला अपने आप में एक अनूठा उदाहरण रहा है। स्थापत्य की प्रमुख विधाएं जैसे दुर्ग निर्माण, हवेलियां और मंदिर निर्माण, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर खूब सारी मिली है। यदि बात करें तो दुर्गों का घर बोला जाता है, अपने राजस्थान को क्या बोला जाता है, दुर्गों का घर बोला जाता है। हर जो है हर जिले में दुर्ग मिल जाएगा, चाहे जयपुर हो, जयपुर में तो 3-3 बड़े बड़े दुर्ग मिल जाएंगे आपको, चाहे भरतपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, सब जगह जो है आपको दुर्ग मिलेंगे। हवेलियां जैसे शेखावाटी की हवेलियां जो है प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में खूब सारी हवेलियां भी मिलेगी, जैसे सालम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली, ये जो है नतमल की हवेली आपको जैसलमेर में मिलती है। तो हवेलियां भी राजस्थान में खूब मिलेंगे। अलग अलग जगह जो है द्वारकाधीश हो, चाहे नाथ द्वारा का मंदिर हो, चाहे कोई सा भी मंदिर हो, मतलब राजस्थान में खूब सारे मंदिर मिलते हैं। और राजस्थान में यदि बात करें तो जयपुर को तो क्या बोला जाता है, मंदिरों का घर बोला जाता है। तो खूब सारे मंदिर, हवेलियां और दुर्ग निर्माण यहाँ की प्रमुख विधाएं रही है। मुख्य केंद्र बात करें तो आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर और कुंभलगढ़ ये स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र रहे हैं। जब बात करें तो सामूहिक रूप से पूरे राजस्थान में ही स्थापत्य कला काफी समृद्ध हुई है। दुर्ग स्थापत्य अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दुर्गों की बात करेंगे, राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग जो आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताबों में अलग से दे रखे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दुर्गों का निर्माण मुख्यतः देखिए सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से किया जाता था, मतलब उस राज्य की क्या स्थिति है और उस राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से जो है दुर्गों का निर्माण किया जाता था। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाता है। सिंपल सी बात है, हर जो है जिले में यहाँ पर दुर्ग मिलेंगे, इसलिए दुर्गों की भूमि राजस्थान कहलाती है। दुर्ग बनाए जाते थे कहां पर, या तो ऊंची पहाड़ियों पर या गहरी नदियों के किनारे या मैदानी क्षेत्रों में। जैसे बीकानेर का दुर्ग कैसा दुर्ग है बताओ, देखे जमीन का जेवर बोलते हैं ना उसे। पहाड़ियों पे तो राजस्थान के अधिकतर दुर्ग किस पे बने हैं, पहाड़ियों पर बने। और कई नदियों के किनारे, जैसे कौन सा है, गागरोन जलदुर्ग, जिसे जलदुर्ग भी बोलते हैं, काली सिंध और नदियों के किनारे बसा हुआ है। सुरक्षा हेतु बनाई जाती थी क्या, परिखा, जो दुर्ग था, गढ़ था, उसकी चारों ओर जो है गहरी खाई, जिसे क्या बोलते हैं, परिखा, और जिसके चारों ओर गहरी खाई होती थी उसे पारिक दुर्ग भी बोला जाता है, जिसमें पानी में विषैले जीव जंतु डाल दिए जाते थे। अब क्या होता था पुराने समय में, जब गढ़ बनाते तो उसके चारों ओर खाई कर देते, जिससे क्या बोलते, पारिक बोलते या पारिखा बोलते। तो उसमें क्या करते, जल भर देते और विषैले जीव जंतु छोड़ देते ताकि कोई दुश्मन उस पर हमला नहीं कर सकते थे। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे पारिक दुर्ग भी कहा जाता है, बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में। देखो दुर्गों की आंतरिक व्यवस्था, ये आपके पीपीटी मोड इसलिए लाया गया है, ये से वरना आपको आराम से अलग अलग पढ़ा देते हैं, ऐसे लिख लिख के। पीपीटी मोड में कम समय में अधिक जो है मैटर आपको उपलब्ध हो जाए, इस कारण आपकी सुविधा के लिए अच्छी तरीके से तैयार किया गया है और बहुत ही सावधानी पूर्वक है। गलती की गुंजाइश ना के बराबर मिलेगी, कोई भी अक्षर की भी आपको गलती की गुंजाइश यहाँ पर नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से आपके लिए ये पीपीटी तैयार की गई है। दुर्गों की आंतरिक व्यवस्था की बात करें तो देखिए दुर्ग होते थे कैसे, शासकों, सैनिकों और नागरिकों के सुरक्षित आवास होते थे। दुर्ग जो है वहां के शासक हो, फिर वहां के सैनिक हो या फिर वहां के नागरिक हो, उनके जो है सुरक्षित आवास के रूप में दुर्ग बनाए जाते थे ताकि दुश्मनों से बचाव किया जा सके। दुर्ग में होती थी क्या, कृषि भी होती थी, जैसे बड़े बड़े लिविंग फोर्ट, राजस्थान में जो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो, ऐसे बड़े बड़े दुर्ग जिन्हों में क्या है, कृषि, खाद्य भंडारण, मतलब कोई दुश्मन बाहर से घेर ले तो दुर्ग में इतना खाद्य भंडारण किया जा सके कि अगले 2-3 महीने जब तक उन दुश्मनों को क्या है निपेट नहीं दिया जाए तब तक खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी वहां पर हो जाए। इसलिए भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय आदि की व्यवस्था होती थी, ये दुर्गों में देखने को मिलती थी। ऐसी व्यवस्था से दुर्ग में सैनिक कई महीनों तक शत्रु का सामना कर सकते थे। ये चीजें मान लो रसद सामग्री किसी महल में नहीं है, किसी गढ़ में नहीं है, किसी दुर्ग में नहीं है, और किसी दुर्ग को दुश्मन ने घेर लिया है, वहां पर जलाशय नहीं है, वहां पर आपके खाद्यान्न भंडारण नहीं है,
तो क्या है, आराम से दुश्मन 2-4 दिन डेरा डाल के उस गढ़ को जीत लेते थे। तो ये चीजें दुर्ग को बनाते समय खास तौर पे ध्यान रखी जाती थी। दुर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे राजस्थान में दुर्ग बोला जाता है, गढ़ बोला जाता है, किला जो है, ये क्या है, ये सारे के सारे ही क्या है, पर्यायवाची है। सारे के साथ से क्या है, पर्यायवाची बोला गया है। आगे चलो देखो, अब बात करें दुर्गों की तो बूंदी दुर्ग। बूंदी दुर्ग अति महत्वपूर्ण दुर्ग है। ये कहां पर है, आपके राजस्थान के बूंदी जिले में पड़ता है भाई। कहां पर है, बूंदी जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, यहाँ के राव बरसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राव बरसिंह ने करवाया था बूंदी के किले का निर्माण, और 14वीं शताब्दी में करवाया था 1354 ईस्वी में। स्थिति कहां है, बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर यह स्थित है। क्या याद रखना है, राव बरसिंह द्वारा निर्मित बूंदी दुर्ग, जो 1354 ईस्वी में निर्मित किया गया था। ये देखिए बूंदी का खूबसूरत किला है, देख लीजिए एक बार, क्योंकि दिमाग में छपता है। जैसे इधर पढ़ रहे हैं, इधर आपने इमेज देखी तो दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा ये चीजें थी, इस तरीके से था। ये देखो यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर पहाड़ी नजर आ रही है। मतलब कौन सा दुर्ग है, बरसिंह द्वारा निर्मित बूंदी का दुर्ग। मुख्य विशेषता क्या है, स्थापत्य शैली में राजस्थानी तथा मुगल प्रभाव का समन्वय यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर कौन सी, राजस्थानी वे मुगल स्थापत्य जो शैली है उसका समन्वय दिखाई देता है। कौन से दुर्ग में, बूंदी दुर्ग में। प्रमुख भवन यहाँ पर कौन कौन से, छत्रसाल महल है, यंत्रशाला है, बादल महल है, और अनिरुद्ध महल है। ये कहां पर है, ये सारे के सारे आपके बूंदी के दुर्ग में है। वापिस देख लीजिए, छत्रसाल महल, कौन सा महल, छत्रसाल महल। यंत्रशाला, कमेंट बॉक्स में बताओ ये यंत्रशाला किसके द्वारा निर्मित की गई है। बादल महल, बादल महल राजस्थान में 5-6 मिलेंगे आपको अलग अलग जगह। अनिरुद्ध महल, अनिरुद्ध, बादल, यंत्रशाला और छत्रसाल, ये सारे के सारे कहां पर है, बूंदी दुर्ग में है, याद रखोगे। अब देखिए उसके बाद आता है एक अजयगढ़ दुर्ग। अजय दुर्ग, जिसको कभी जीता नहीं गया था। कौन सा दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। कहां पर है, आपके भरतपुर में है। निर्माता कौन है, महाराजा सूरजमल, जो जाट वंश के शासक थे। धौलपुर और भरतपुर ऐसी रियासतें थी जो जाटों के पास थी। ये दोनों जाट रियासतें कहलाती है। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, महाराजा सूरजमल। निर्माण काल 18वीं शताब्दी में। मुख्य निर्माण कार्य महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। इसी कारण इनका निर्माता जो है लोहागढ़ दुर्ग का सूरजमल को बोला जाता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में निर्मित ये महल है। ये देखिए, ये पारिक दुर्ग है, ये आपको इतना बड़ा दिखेगा, खूब सारा बड़ा है लोहागढ़ दुर्ग। ये बार बार देख सको है, आधे को खाई खाई है। एक मां इनका ये विषैला जो है, जीव जंतु भी छोड़ देता और पानी भर देता, तो अत्तो जल्दी जो कोई है दुश्मन इगमाइन आक्रमण कौन कर सको। ये वास्ते तो इनका ही अजय दुर्ग बोला जाता है। मुख्य विशेषता कहीं का है भाई। अब भरतपुर दुर्ग की बात करा तो मुख्य विशेषता, दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर दीवारें बनी है। दुर्ग के चारों ओर जो है मिट्टी की जो है दोहरी प्राचीर बनी हुई है। इसी कारण इसे मिट्टी का दुर्ग भी बोला जाता है। इसे और कौन सा दुर्ग बोला जाता है, मिट्टी का दुर्ग भी बोला जाता है, भरतपुर का किला बोला जाता है, लोहागढ़ दुर्ग बोला जाता है, और अजय दुर्ग भी बोला जाता है। इस पर कई बार आक्रमण हुए, परंतु कोई भी आक्रांता जो यह है दुश्मन इसे जीत नहीं पाया। इसी कारण अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी का दुर्ग, अजय दुर्ग। ब्रिटिश सेना के कई आक्रमण भी असफल रहे। विशेषतः लॉर्ड लेक ने जो है इस पे बार बार आक्रमण किए थे भाई। लॉर्ड लेक का याद रखना, भरतपुर पे आक्रमण इसने किए थे सर्वाधिक। 1805 ईस्वी में जो है इसका विशेष आक्रमण रहा, लेकिन ये जीत नहीं पाया था। कौन, एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक। अब देखिए ये एक जवार बुर्ज बनी हुई है भाई। जवार बुर्ज के 1 फीट मोटे इस लोहे स्तंभ पर अंकित भरतपुर के राजाओं की वंशावली दे रखी है। ये आप देख सकते हो, ये जवार बुर्ज बनी हुई है। आप देखोगे भरतपुर किले में महाराजा बदन सिंह से जो है इस पर इतिहास आपको मिलता है। कहां तक, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह तक। और इन्हीं के पुत्र जो है विश्वेंद्र सिंह है, जिन्हें हम वर्तमान में देखते हैं। पूर्व सरकार में ये मंत्री भी थे। ठीक है भाई, तो जवार बुर्ज कहां पर है, ये भी भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। कभी जाना घूमने जाओ तब आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और
क्या क्या है यहाँ पर भरतपुर दुर्ग में, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। जवार बुरुज जो अभी आपने देखी, जवार बुरुज, ये बुरुज ब्रिटिश सेना पर विजय की स्मृति में बनाया गया था। ब्रिटिश सेना को जीतने के बाद इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। तो जो है जवार बुरुज का निर्माण किसने करवाया था, रणजीत सिंह ने करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, मुख्य निर्माता सूरजमल को बोला जाता है। अब देखिए मोती महल है यहाँ पर एक, कौन सा महल है, मोती महल है। छत्रसाल महल कहां पर पड़ा था, यंत्रशाला कहां पर पड़ा था, बादल महल कहां पर पड़ा था, बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में। अब देखो मोती महल है यहाँ पर, दुर्ग के भीतर स्थित एक भव्य भवन है, इसे महाराजा सूरजमल ने बनाया था। तो मोती महल कहां पर है, जवाहर बुर्ज कहां पर है, ये दोनों भरतपुर दुर्ग में। अब एक यहां पर आता है भाई असद बुर्ज, विक्ट्री टावर जिसे बोला जाता है। इसे लॉर्ड लेक पर विजय के स्मारक के रूप में बनाया गया था। लॉर्ड लेक पर विजय के उपलक्ष्य में असद बुर्ज या विक्ट्री टावर बनाया गया था, जो भरतपुर में है। ये एक विजय स्तंभ के रूप में खड़ा है, दीवारों पर युद्ध के दृश्य इस पर बनाए गए हैं। तो जवाहर बुर्ज, मोती महल और असद बुर्ज जो है ये आपके भरतपुर दुर्ग में है। अब बात करते हैं महाराजा सूरजमल की पत्नी, है ना, बताओ देखिए क्या महाराजा सूरजमल की पत्नी का नाम किशोरी देवी था, कमेंट बॉक्स में बताना यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तो। किशोरी महल कहां पर है, भरतपुर दुर्ग में। महाराजाओं का एक सुंदर महल, इसकी छतरियां व जरों के स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। मुख्यतः याद रखना किशोरी महल कहां पर है, भरतपुर दुर्ग में। कमानी दरवाजा, अरे दरवाजे आएंगे, खूब सारे दरवाजे आएंगे, पूरे वीडियो कमानी दरवाजा ही दरवाजा आई। तो कमानी दरवाजा कहाँ है, भरतपुर दुर्ग में। मुख्य दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, कमानी दरवाजा कहलाता है। मजबूत व धनुषाकार निर्माण जो युद्ध काल में रक्षा के लिए उपयुक्त था भाई, युद्ध काल में रक्षा के लिए उपयुक्त था। ऐसा खूबसूरत कमानी दरवाजा जो दुर्ग का मुख्य दरवाजा माना जाता है। अगले बात करें, दो दुर्ग देखे, बूंदी दुर्ग देखा और लोहागढ़ दुर्ग देखा। अब देखते हैं रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की जगह है भाई, सवाई माधोपुर में है। कहां पर है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर। निर्माण किसने करवाया था, चौहान वंशीय शासक इसके प्रारंभिक निर्माणकर्ता थे, मुख्य रूप से राजा हमीरदेव चौहान। याद होगा राजस्थान का पहला साका, राजा हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। मुख्य रूप से स्थिति ऊंची पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग माना जाता है, दुर्गम महल माना, ये दुर्ग माना जाता है। ये देखिए भरतपुर दुर्ग, तो रणथंभौर का दुर्ग कितना खूबसूरत है। ये देखो यहाँ पर सीढ़ियां, इधर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत प्यारा दिख रहा है ना। तो इस तरीके से दिमाग में सीधी इमेज बननी चाहिए कि इधर पड़ा हुआ और इधर से अपने दिमाग में छप रहा था। बूंदी दुर्ग पड़ा है और लोहागढ़ दुर्ग पड़ा है, अब रणथंभौर दुर्ग पड़ रहे हैं। सभी की आपने जो है चित्रावली मन में उतार ली होगी। दुर्ग के भीतर प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो नौलखा दरवाजा, अरे कमानी दरवाजा की जगह पड़े हो, कमानी दरवाजा भरतपुर दुर्ग का मुख्य दरवाजा। ये नौलखा दरवाजा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दुर्ग का विशाल और भव्य प्रवेश द्वार, नौलखा दरवाजा कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग में। हमीर महल, तो हमीर से आपको याद रह जाएगा कि हमीरदेव ने बनाया था, तो हमीर महल तो होगा ही। ये राजा हमीरदेव का आवास स्थल माना जाता था। 32 खंभों की छतरी आएगी भाई, 84 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, 2 खंभों की छतरी। तो छतरियां पूछी जाती है। 32 खंभों की छतरी कहां पर है, रणथंभौर में। स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण ये माना जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, अरे ब्याह की पहलो कुंकुबतरी के मैंने पढ़ दिया करे, पहला निमंत्रण बोला जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग में। राजस्थान का प्रसिद्ध व प्राचीन गणेश मंदिर है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी ही लाइन आपके आरबीएससी बोर्ड में लिखी गई है। ये देखिए 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी गिन लियो भलाई, 32 ला दी। रणथंभौर दुर्ग के 4 मुख्य द्वार पूछ लिया जाता है भाई। रणथंभौर दुर्ग के 4 मुख्य द्वार कौन कौन से हैं, बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं यदि थोड़ा डीपली बनाए तो। नौलखा दरवाजा थे पढ़ लियो, बाद में गणेश जी के नाम से गणेश पोल, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश मंदिर है यहाँ पर, तो गणेश पोल, नौलखा दरवाजा 2 तो याद हो जाएंगे। एक हाथी पोल याद रखना है भाई, और हाथी पोल और एक अंधेरी पोल।
हाथी और अंधेरी, गणेश और नौलखा, 4 दरवाजे कहां पर है? ये आपके है रणथंभौर दुर्ग में। कमानी दरवाजा आपने भरतपुर में पढ़ा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग दिल्ली और दक्षिणी भारत के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण सुरक्षा केंद्र था। ये तो इधर तो दिल्ली रह गया, और दक्षिणी भारत यहां पर सवाई माधोपुर आता है, ये दक्षिणी भारत इधर आएगा, तो बीच का ये महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस पर चढ़ाई की थी। ये दुर्ग अब रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र का हिस्सा है भाई। वर्तमान में इसका संरक्षण, सुरक्षा और जीर्णोद्धार राजस्थान सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। अति महत्वपूर्ण, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? जरूरी है, राजस्थान में जो सबसे पहले साका हुआ था, कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ था। 1301 में राजस्थान का प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी एके ने जब आक्रमण किया था, उस समय की बात है। और इस समय शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान थे। ये तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और इनकी पत्नी रंग देवी ने जोर किया था। तो हमीरदेव यहाँ के शासक, रंग देवी ने जोर किया था, 1301 में किया था। ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है, और आक्रांता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जालोर दुर्ग, 3 दुर्ग पढ़ लिए हमने, रणथंभौर दुर्ग, बूंदी दुर्ग, और कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। अब देखते हैं जालोर दुर्ग। जालोर में स्थित है भाई। स्थिति पश्चिमी अरावली की सोनगिरा पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी अरावली की सोनगिरी पहाड़ी पर है। ये जो अरावली है, अरावली की यहां पर इस वाले क्षेत्र में, यहां पर ये स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? सोनगिरी पहाड़ी पर है। निर्माता परमार वंश के शासक दारावरस एवं राजा मुंज कब किया गया? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में निर्मित। आगे आएगा तो देख लेंगे। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा कहलाता है? भटनेर का दुर्ग कहलाता है, ये याद रखना। तो परमार वंश के शासक थे दारावर्ष और राजा मुंज, दारावर्ष और मुंज द्वारा निर्मित किया गया था 10वीं शताब्दी में। कहां पर है? जालोर में। जालोर दुर्ग पश्चिमी अरावली की सोनगिरी पहाड़ी पर यह स्थित है। ये खूबसूरत देखो, दिख रहा है ना, पहाड़ी के ऊपर प्यारा सा छोटा सा दुर्ग। कन्नड़देव प्रबंध, वीरमदेव की कहानियां यहाँ से जुड़ी हुई है। मुख्य विशेषता क्या है? यह दुर्ग सोनगरा चौहानों के शौर्य और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। दुर्ग की स्थिति ऊंचाई पर होने से यह सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसा दुर्ग है? पहाड़ी दुर्ग है ये। जालोर दुर्ग के 4 दरवाजे रणथंभौर के देख लिए थे, अंधेरी, हाथी, गणेश और नौलखा दरवाजा। कमानी दरवाजा किसका देखा था? लोहागढ़ का देखा था। अब जालोर दुर्ग के 4 दरवाजे देख लेते हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखो, सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और शीरे पोल। कैसे याद रखना है? देखो, सूरज पोल कैसे याद रखोगे? सूरज पोल कहां की बात हो रही है? जालोर की। चांद पोल, सूरज पोल, चांद पोल, सिरे। अपन बोला ना कि सीरा हो गया पृथ्वी का, एक तो उत्तरी सिरो और एक दक्षिणी सिरो, मतलब सीरा एक तो उत्तर वाला और एक दक्षिण वाला। तो यहां पर सिरे की बात हो रही है, कौन सी? उत्तर वाले की। और उत्तर से याद रखना कौन सा? उत्तरी ध्रुव पोल, या उत्तरी ध्रुव, या उत्तरी पोल। ध्रुव 2 होते हैं ना, एक तो इधर और एक इधर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव से ध्रुव याद रखना, सिरों पर होते हैं, मतलब पृथ्वी के उत्तर या दक्षिण में दोनों सिरों पर होते हैं ध्रुव। ऐसे सिरे, ध्रुव, और क्या याद रखोगे? चांद और सूरज। तो 4 दरवाजे किसके याद रखोगे? जालोर दुर्ग के, आराम से रह जाएगी। जालोर दुर्ग की जो पूंजी है वो किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को बोला जाता है। मतलब जालोर दुर्ग से जीतने से पहले इसको जीतना पड़ेगा। जालोर दुर्ग, यहां पर क्या है? राजा मानसिंह का महल है भाई। किसका? राजा मानसिंह का महल है। ये मारवाड़ वाले हैं, मानसिंह है। देवी जोगमाया का मंदिर है। कौन सी माया? जोगमाया का मंदिर है। वीरमदेव की चौकी है भाई। वीरमदेव वो फिरोजा वाला, प्रेम कहानी पढ़ी होगी आपने, तो इसकी चौकी है। 3 जैन मंदिर है यहाँ पर। मलिक शाह की दरगाह तथा मस्जिद स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मलिक शाह की दरगाह कहां पर है? जालोर दुर्ग में है। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखोगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नींव कब पड़ी भाई? 7वीं शताब्दी में चित्रकूट पहाड़ी पर रखी गई।
कौन सी पहाड़ी? चित्रकूट पहाड़ी पर रखी गई। कब? 7वीं शताब्दी में। मध्यमिका नगरी के पतन के पश्चात इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ हुआ। मध्यमिका है ना, सभ्यता पढ़ते हो ना आप, नगरी मध्यमिका, उदयपुर वाले, चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में। तो मध्यमिका नगरी के पतन के पश्चात इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका विकास क्रम से प्रतिहार, शुरुआत में प्रतिहारों ने, उसके बाद चालुक्यों ने, परमारों ने और सिसोदिया शासकों द्वारा किया गया। लास्ट में जो शासन किसने किया था? सिसोदिया वंश ने किया था। इसे 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2013 में राजस्थान के 6 जिले, जो अपने दुर्ग है चिक्कू गाजर, हम आगे देख लेंगे लास्ट में, उनको क्या किया था? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जिसमें एक था अपना चित्तौड़गढ़। ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, खूबसूरत और सबसे सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये क्या है? ये विजय स्तंभ दिख रहा है, यहां पर विजय स्तंभ दिख रहा है। आगे देखिए, अवस्थित ये दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है। मतलब कैसी पहाड़ी है? मत्स्य, मछली के आकार की पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। इसमें 7 प्रमुख प्रवेश द्वार है। कितने हैं? 7। पहले एक पड़ा कहां पर? लोहागढ़ में। उसके बाद 4 पड़े, और यहां पर कितने पड़ रहे हैं? 7 पड़ रहे हैं। गोमुखा कुंड, गोमुख कुंड दुर्ग का पवित्र जल कुंड उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। मतलब आप बात करोगे तो इस दुर्ग के उत्तरी पूर्वी कोने में एक कुंड, जल कुंड स्थित है। उसका नाम क्या है? गोमुख कुंड। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर है भाई? मेसा के पठार पर स्थित है, यह भी याद रखना। पहाड़ी कैसी है? मत्स्याकार पहाड़ी। कौन से पठार? मेसा के पठार पर। कब? 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। अनेक जो राजवंश है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, अलग अलग समय में अलग अलग राजवंशों के द्वारा। 7 प्रमुख प्रवेश द्वार है, उनको इधर देख लेते हैं। 7 प्रमुख प्रवेश द्वार: पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला, राम पोल। बहुत इजी से याद रहेंगे भाई। अरे राम, लक्ष्मण, हनुमान, 3 तो रह ही जाएंगे, इनको जोड़ लो, मतलब जोड़ला। तीनों को जोड़ लिया, हनुमान, लक्ष्मण और राम, राम लक्ष्मण हनुमान, इनको जोड़ लो, मतलब कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद एक तो भैरू जी, अरे याद नहीं रहे तुम्हारा नाम, याद रख लीजो। भैरव पोल है, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और एक गणेश है। गणेश एक तो कहां पर पड़ा था? रणथंभौर में। वो तो त्रिनेत्र गणेश वाला था, एक यहाँ पर गणेश जी और है। गणेश जी तो सब जगह ही होते हैं ना, रखते ही हैं, जगह ब्याह नहीं हुए गणेश जी से वो आगे आगे रखे कि कांटा फेरा हो जाए, तो गणेश जी फेरा कराने वाला है। तो चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ में एक है जो दरवाजा, उसका नाम भी क्या है? गणेश पोल है। और एक पाडन पोल, याद रख लेना, पाडन है पोल याद रख लेना। तो ये 7 जो है दरवाजे कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आसानी से आपको याद रह जाएंगे। आगे देखिए, विजय स्तंभ हमने देखा था, ये विजय स्तंभ है भाई। निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। 10 फीट ऊंचे चबूतरे, जिसका नाम क्या है? हम जगती बोलते हैं। इस चबूतरे का क्या बोला जाता है? जगती बोला जाता है। चबूतरा क्या कहलाता है? जगती कहलाता है। जगती पर बना हुआ है। ये देखो 10 फीट है। की हाइट कितनी है? 10 फीट है। तो 10 फीट ऊंचे जगती पर बना हुआ है। कुल 122 फीट इसकी ऊंचाई है। और 9 खंड बोले तो कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। 10 फुट जो चौकी है जिसे हम जगती बोलते हैं उस पे बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। आधार 47 फीट वर्गाकार है। 47 फीट वर्गाकार इसका आकार है। ये सारी चीजें आरबीएसई बोर्ड में लिख रखी है, वर्गाकार फलाना ढींगड़ा, क्योंकि पूछ लेते हैं। एक बार कुंभलगढ़ जो है दुर्ग, उसके दीवार की लंबाई पूछ ली गई थी, कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। स्तंभ पर असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। ये इसी कारण जो है इसे अजायब घर बोला जाता है मूर्तियों का। तो असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां इस पे उकेरी गई है। अब बताओ बी टाइम के मायने अति शानदार जो है स्थापत्य कला को नजारा अपन देखने मिले हो कि यहाँ पर असंख्य जगह बाहर का कारीगर कौन बना सके, बयान के लिए मूर्तियां बनाई गई है। इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। ठीक है, किसको? विजय स्तंभ को। 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है भाई, केवल चारों ओर स्तंभ बने हुए हैं। ये जो 8वीं है ना, ये 8वीं, इसमें कोई भी मंदिर नहीं है। क्या नहीं है? मंदिर नहीं है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अंकित है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कौन सी मंजिल पे है? इस 9वीं मंजिल पे है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के ट्रोजन टावर से
तथा कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। देखो, रोम के ट्रोजन टावर से बेहतर बताया फर्ग्यूसन ने, और कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से बेहतर बताया। तो ये शानदार रचना जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके, 3 साके हुए थे यहाँ पर, पहला साका, दूसरा साका और तीसरा साका। पहला साका 1303, दूसरा 1534 और तीसरा 1567। 1301 में जो रणथंभौर में पड़ा था, हमीर देव के समय रंग देवी ने जो जोहर किया था, वो राजस्थान का पहला साका था। यहां पर चित्तौड़गढ़ पूछ लिया जाता है कई बार कि चित्तौड़गढ़ का पहला साका, वहां पर राजस्थान का पहला साका याद नहीं रखना है, ठीक है। तो पहला साका यहां पर 1303 में, यहां 1514 में, 1534 में और 1567 में, 3 साके। इस समय आक्रमणकर्ता कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। दूसरे में गुजरात के शासक बहादुर शाह, और तीसरे में मुगल सम्राट अकबर। अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर तीनों के समय थे। अब देखिए, पहला साका हुआ था 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता थे, शासक थे रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी। जोहर किया था पद्मिनी ने, विशेष रानी पद्मिनी ने अपने 16,000 दासियों के साथ जोहर किया था। यह चित्तौड़गढ़ का पहला साका माना जाता है, ठीक है। दूसरा साका, साका क्या होता है? जिसमें केसरिया और जोर दोनों साथ में होते हैं, उसे साका बोलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अर्ध साके के लिए जाने जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दूसरा साका 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, राणा विक्रमादित्य के समय हुआ था, और इनकी रानी थी रानी कर्णवती। विशेष क्या था? रानी कर्णवती ने 13,000 दासियों के साथ जोहर किया था। तीसरा साका मुगल सम्राट अकबर के समय हुआ था। शासक कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता श्री उदय सिंह थे। रानी कौन थी? फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकंवर। सेनापति था भाई, सेनापति था उदय सिंह का फत्ता, जयमल और फत्ता। तो फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूलकंवर, उसके द्वारा जोर किया गया था। क्या नाम है? फूलकंवर द्वारा जोर किया गया था। विशेष जयमल व फत्ता सिसोदिया के पराक्रम के लिए जाना जाता है, जिसमें फूलकंवर के नेतृत्व में 700 रानियों ने जोहर किया था। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका माना जाता है। अब देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए ये पूछे जाएंगे भाई, सारे के सारे जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप टीचर का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो, चाहे आपके वाहन चालक का एग्जाम हो, राजस्थान का पुलिस का एग्जाम हो, यहाँ तक मैं बात करूं आपका जो आरएस का है, आरएस के एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। आरएस का एग्जाम जो होने जा रहा है 18 जून को, लेकिन उसको स्थगित करने के लिए जो है स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको आगे किया जाए। काफ़ी हद तक मेरा मानना है कि ये मांग उनकी सही भी है, क्योंकि 2023 की जो भर्ती थी उसके इंटरव्यू भी अभी अक्टूबर और नवंबर तक कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्या औचित्य रह जाता है कि भाई अगली भर्ती के तो अभी इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुए, उससे पहले आप अगली भर्ती का मेंस लेके उन जो है अभ्यर्थियों को फ्री बैठाना चाहते हैं, मतलब मेंस ले लिया फिर आप बैठे रहो। इससे अच्छा है उनको 2-4 महीने का और समय मिले, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी के जो है ऑफिसर मिले, क्योंकि वो इस समय में अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे और अच्छी क्वालिटी के आएंगे। भाई जितने ज़्यादा वो स्टडी करेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी उनका जो है क्वालिटी है वो निखर के सामने आएगी। और एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि पहले जो 2023 में सिलेक्टेड है उनका इंटरव्यू है, वो भी 2-2 भर्तियों में पोस्ट खराब नहीं करेंगे। इससे नए जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो काफ़ी हद तक मेरा मानना है कि जो अभी आरएस परीक्षा 2024 वाली है उसको आगे करने के लिए जो अभ्यर्थी जो प्रयासरत है, उनका प्रयास काफ़ी हद तक मेरा मानना है कि वो सही है, और उनकी मांगे भी वाजिब है। राजस्थान के अधिकतर एमएलए और उप मुख्यमंत्री है दोनों, उनके द्वारा भी मांग की गई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि ये इसको एग्जाम को थोड़ा ना आगे कर दिया जाए। तो संवेदनशील मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल जी निश्चित तौर पे करेंगे, और अभ्यर्थियों की खास बातें वो मानते ही है वैसे भी। तो चलते हैं, फिलहाल पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। इसे क्या बोला जाता है? कुंभलमेर भी कहते हैं। निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों की बात करें तो वो भी निर्माणकर्ता कौन थे? राणा कुंभा। कुंभलमेर बोला जाता है, निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। प्रमुख शिल्पकार कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का मंडन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शिल्पकार कौन था? कुंभलगढ़ का मंडन था। निर्माण वर्ष 1458 ईस्वी में करवाया गया था। दुर्ग में 9 पोल है, 9 दरवाजे। कितने दरवाजे? 9 दरवाजे है। कटारगढ़
दुर्ग का सर्वोच्च भाग, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है और इसे मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है कटारगढ़ को। ये कुंभलगढ़ दुर्ग, प्यारा सा दुर्ग, खूबसूरत दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। पहली कौन सी है भाई? पहली है आपके चीन की दीवार। इसे भारत की चीन की दीवार भी बोला जाता है। अब देखो प्रमुख स्थापत्य व संरचनाएं। नीलकंठ महादेव मंदिर कहां पर है? ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलेगा। यज्ञ वेदी सहित अनेक जैन मंदिर भी यहां पर मिलेंगे। जालीबाव बावड़ी कहां पर मिलेगी? ये भी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलेगी। मामा कुंड, मामादेव कुंड, महादेव कुंड कहां पर है? इसे महादेव का कुंड भी बोला जाता है, मामादेव कुंड मुख्य रूप से बोला जाता है। ये आपके कहां पर है? कुंभलगढ़ में। तो देखो नीलकंठ महादेव मंदिर अट है, यज्ञ वेदिका है, जालीबाव बावड़ी है, मामादेव कुंड है और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर भी की जगह है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। पृथ्वीराज स्मारक राणा रायमल के पुत्र के नाम से यहां पर पृथ्वीराज स्मारक भी बना हुआ है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ के भीतर स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, पहले आपको बता दिया है। आगे चलते हैं आमेर दुर्ग। ये दुर्ग जयपुर के पास आमेर नगर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर में। दुर्ग की स्थापत्य कला में हिंदू और मुस्लिम शैली का उत्कृष्ट समन्वय दिखाई देता है, क्योंकि मुगलों का विशेष यहां पर योगदान रहा है आपके जयपुर रियासत में। तो मुगल शैली और हिंदू शैली का जो है उत्कृष्ट समन्वय यहां पर दिखाई देता है। यह दुर्ग राजपूताना वास्तुकला का अनुपम उदाहरण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मुगल शैली का भी प्रभाव है, हिंदू शैली का भी प्रभाव है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह प्रथम के द्वारा, जिन्हें अकबर का तत्क पूर्वक बोला जाता है, ने 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ किया था। बाद में राजा जयसिंह प्रथम और सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विस्तार किए थे। शुरुआत में इसके निर्माणकर्ता कौन थे? मानसिंह थे। उसके बाद जयसिंह प्रथम और द्वितीय के द्वारा भी विशेष योगदान रहा। यह है आपके प्यारा सा कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। प्रमुख संरचनाएं यहां पर देखिए। गणेश गेट है, गणेश गेट आपने रणथंभौर में भी पढ़ा, चित्तौड़गढ़ में भी पढ़ा, यहां पर भी है। दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा? प्रमुख प्रवेश द्वार। रणथंभौर दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा था? नौलखा दरवाजा था। गणेश गेट के समीप स्थित है शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर है शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर? आपके आमेर दुर्ग में। यह शक्ति की उपासना का प्रमुख स्थल माना जाता है। आमेर दुर्ग अपने शीश महल के लिए विशेष प्रसिद्ध है। शीश महल के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इनकी दीवारों व छतों पर कांच की महीन कारीगरी की गई है। ये देखो कांच की महीन कारीगरी यहां पर मिलती है। आमेर दुर्ग में क्या क्या है? दीवान ए आम है, दीवान ए खास है, शीश महल है और सुख निवास है। मतलब आम लोग भी सुख, खास लोग भी सुख और कैसा महल? शीश महल। तो ये चार चीजें याद रखना। आमेर दुर्ग में दीवान ए आम, दीवान ए खास, शीश महल और सुख निवास। सुख, आम, खास और शीश। जगत शिरोमणि मंदिर, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है भाई। मानसिंह प्रथम की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? रानी कनकवती ने अपने दिवंगत पुत्र, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में चल बसे थे, पुत्र नाम क्या था? जगत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? जगत शिरोमणि मंदिर पड़ा। और इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। यहां पर मीरा जी की मूर्ति भी मिलती है, इस कारण मीरा मंदिर भी कहा जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं गागरोन दुर्ग। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। क्या बेसरोडगढ़ दुर्ग भी जल दुर्ग है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे डोड राजपूतों द्वारा निर्मित करवाया गया था, या निर्माण इसका करवाया गया था। इन्हीं के नाम पर इसे डोटगढ़ और दुल्लरगढ़, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं भाई, डोटगढ़ किन के वे या दुल्लरगढ़ किन के वे? गागरोन दुर्ग नहीं के वे, कोई अलग बात को नहीं है। राजस्थान का एकमात्र प्रसिद्ध जल दुर्ग है। ये झालावाड़ जिले में स्थित है। ये दुर्ग काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। ये देखो आहू और काली सिंध, ये नदियों के संगम पर ये आपके प्यारा सा कौन सा दुर्ग है? गागरोन जल दुर्ग। गागरोन दुर्ग में मीटे शाह दरगाह स्थित है। मलिक शाह की दरगाह कहां पड़ी थी? जालोर दुर्ग में। मीटे शाह के कहां पर पढ़ रहे हो? गागरोन दुर्ग में। बहुत सारी चीजें कवर हो रही है ना साथ साथ में, बस आप तो मजे के साथ पढ़ते रहिए। ये दुर्ग 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, जिससे ये
प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्राप्त करता है, मतलब तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इस कारण ये काफी हद तक सुरक्षित माना जाता था। गागरोन दुर्ग जल, वन और खाई इन तीनों सुरक्षा यंत्रों या तंत्रों से युक्त एकमात्र दुर्ग माना जाता है, जिसके चारों ओर खाई भी है, वन भी है, जल भी है। ये दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है भाई। राजस्थान का कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक? गागरोन दुर्ग। दो साके यहाँ पर हुए थे, पहला साका 1423 ईस्वी में। ये साके आपके लिए नए हो सकते हैं क्योंकि आपने रणथंभौर के साके पढ़ लिए, चित्तौड़गढ़ के भी खूब जगह पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ के पढ़ो गागरोन के। पहला साका कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। कैसे याद रखोगे? 1 2 3 4 संख्या आ रही है कैसे ना कैसे करके। जब मांडू के सुल्तान अल्प खां, कैसा था? अल्प खां गोरी होसंग शाह जिसे बोला जाता था, ने आक्रमण किया था। दूसरा साका 1444 ईस्वी में, 1444 ईस्वी में हुआ था, जब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। पहली बार तो किसने किया था? अलब खां गोरी ने, दूसरा महमूद खिलजी ने। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग, ये आपके कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। एक बार यहां पर भगदड़ मची थी जिससे बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी। ये वाला मेहरानगढ़ है, चिड़िया चुक पहाड़ी पर है। 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। नींव किसने रखी भाई? नींव रखी गई थी करणी माता के द्वारा। करणी माता के द्वारा। करणी माता चूहू वाली देवी, चूहू वाली देवी। ये चूहे क्या कहलाते हैं भाई? ये चूहे काबा कहलाते हैं। तो नींव रखी गई थी करणी माता के द्वारा। और कौन से व्यक्ति की बलि दी गई थी? किसकी बलि दी गई थी जब इस दुर्ग का निर्माण शुरू हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है भाई। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। इसकी प्रसिद्धि मजबूत और सुंदर राजप्रसादों के लिए मानी जाती है। दुर्ग ऊंची चट्टान पर स्थित है, दूर से ही प्रभावशाली प्रतीत होता है। आप देखोगे घंटाघर के पास से तो बिल्कुल पूरा दुर्ग दिखेगा, बहुत ही प्रभावशाली नजर आएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वेच्छा बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजा राम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। और अभी बहुत जो है यहाँ पर चल रहा है, ये चर्चा में क्यों चल रहा है? यहाँ पर एक हवाई अड्डा बन रहा है, इस कारण उसकी जो है नामांकन को लेकर यहाँ पर काफी ऐसे चर्चा में है। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। जो जिला चर्चित रहता है या जो क्षेत्र चर्चित रहता है, तो वहां से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना, किसकी बलि? राजा राम मेघवाल की स्वैच्छिक बलि दी गई थी। 7 द्वार, कौन कौन से द्वार है? देखो, विक्ट्री गेट और फतेह गेट, एक ही बात है, फतेह करना और विक्ट्री करना। भेरू गेट, और कौन सा है यहाँ पर? भेरू गेट भी है। डेड कामग्रा गेट है। कौन सा? डेड कामग्रा गेट है। फतेह गेट आई गया, मार्टी गेट और लोहा गेट। लोहा गेट, आप लोहागढ़ याद मत रखना, क्या याद रखोगे? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मार्टी, लोहा, फतेह, डेड, कामग्रा, बैरो, विक्ट्री, ये सारे कहां पर है? ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब देखिए जूनागढ़ दुर्ग जो कहां पर है? बीकानेर में। निर्माण राज सिंह के प्रधानमंत्री करणचंद की देखरेख में बनाया गया था। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा बनाया गया था। और इसके जो प्रधानमंत्री थे करणचंद की देखरेख में बनाया गया था। दुर्ग के भीतर मेहराबदार दरवाजों पर मुगल स्थापत्य शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जयपुर आमेर दुर्ग में भी दिखाई देता है, यहाँ पर भी दिखाई देता है। ये राजस्थान के उन गिने चुने दुर्गों में से है जो पहाड़ी पर न होकर कैसे समतल भूमि पर है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है? जमीन का जेवर बोला जाता है। जमीन का जेवर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बीकानेर का दुर्ग कहलाता है। सोनारगढ़ दुर्ग, सोनार किला जैसलमेर। अरे ये जो आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताबों में दे रखा है ना, ये विस्तार वही पढ़ाया जा रहा है। काफी हद तक कवर हो रहा है, 99% कवर हो रहा है। बाकी जो चीजें बचेगी, जब हम राजस्थान की कला और संस्कृति विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पर कवर कर लेंगे। सोनारगढ़ दुर्ग जो है आपके रावल जैसल द्वारा कौन सी पहाड़ी? त्रिकूट पहाड़ी पर बनाया गया है। एक तो त्रिकूट पहाड़ है, कहां पर है? करौली में है। यह है त्रिकूट पहाड़ी जो है जैसलमेर में है। और इस पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? सोनारगढ़ दुर्ग, जिसे सोनार किला भी बोला जाता है। ये दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसी कारण ये पीला दिखाई देता है दूर से। रेत में ऐसे लंगर डाला हुआ जहाज जैसे दिखाई देता है ना, वैसे दिखाई देता है। सूरज की रोशनी पड़ने पर ये दुर्ग सोने जैसा दिखाई देता है, इसी कारण सोनारगढ़ दुर्ग इसका नाम है। गोल्डन फोर्ट है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है। 4 विशाल द्वारों, अक्षय पोल, कौन सा पोल? अक्षय पोल।
जिसे अक्ष पोल भी कहते हैं, गणेश पोल, सूरज पोल, हवा पोल। ये पोल नया आया है। हवा पोल कहाँ पर है? जैसलमेर में। हवा पोल, सूरज पोल, गणेश पोल, अक्षय पोल, ये जो है कहाँ पर है? चारू विशाल जो है द्वार है आपके सोनारगढ़ दुर्ग में है। अब देखो, हवा पोल से होते हुए दशहरा चौक तक पहुंचना होता है। दशहरा चौक कहाँ पर है? अरे इन चारों जो है विशाल दरवाजों से ही आप कहाँ पहुंच सकते हो? दशहरा चौक तक पहुंच सकते हो। तो दशहरा चौक कहाँ पर है? सोनारगढ़ दुर्ग में। दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में। रंगमेल, गजविलास, मोती मेल, सर्वोत्तम विलास तथा दुर्ग संग्रहालय दर्शनीय है। यहाँ पर आप जाओगे सोनारगढ़ दुर्ग में घूमने के लिए तो क्या होगा? रंगमेल देखना, अच्छा ठीक है, मिल जैसी। गजविलास देखना है, ठीक है भाई, ठीक है। मोती महल है, ठीक है भाई। सर्वोत्तम विलास, बिल्कुल मिल जैसी। तथा दुर्ग संग्रहालय देखना है तो ये सारी चीजें आपको सोनारगढ़ दुर्ग में मिल जाएगी देखने के लिए। आगे देखिए, मेवाड़ के मंदिर। मंदिरों की यदि बात करें, सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ के मंदिर। मेवाड़ के मंदिरों में देखो, जगदीश मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। सहस्त्रबाहु, जिसे सास बहु मंदिर भी कहते हैं, ये आपके कहां पर है? नागदा उदयपुर में। जगदीश मंदिर उदयपुर में, सास बहु का मंदिर उदयपुर में। कहां पर? नागदा उदयपुर में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अंबिका मंदिर कहां पर? ये आपके जगत उदयपुर में। जगदीश मंदिर, सास बहु मंदिर, अंबिका मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, ये नाथद्वारा राजसमंद में। ऊपर वाले तीन आपके कहां पर है? उदयपुर में मिलेंगे। और ये कहां पर है? राजसमंद। राजसमंद की कौन सी जगह? नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन से संप्रदाय की पीठ है भाई? बताओ कमेंट बॉक्स में। एकलिंग जी का मंदिर ये कहां पर है? उदयपुर में। देखो कंफ्यूज कहां पर होते हो? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर बोला जाता है कि यहाँ के जो शासक है एकलिंग जी के दीवान माने गए हैं। तो एकलिंग जी का मंदिर तो है आपके उदयपुर में, और श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद में। ये दोनों जगह आप कंफ्यूज होते हो। ऋषभ देव का जैन मंदिर कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में है। चार भुजानाथ मंदिर कहाँ पर है? ये गढ़बोर है, राजसमंद में। तो सारे उदयपुर में। इस जो पूरी स्लाइड में श्रीनाथ जी का मंदिर और चार भुजानाथ जी का मंदिर, ये दोनों राजसमंद में। एक तो गढ़बोर राजसमंद, एक नाथद्वारा राजसमंद। मारवाड़ के मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत सिरोही में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर सभी को पता होगा, पाली में है। दिलवाड़ा, आबू, रणकपुर, पाली। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। किराड़ू के मंदिरों को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तो जरूर बताना। ओसिया के मंदिर सभी को पता है, जोधपुर में है। हाड़ौती के मंदिर, हिंदू मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध है? बारडोली, राउत भाटा, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। बारडोली, राउत भाटा, चित्तौड़गढ़ के हिंदू मंदिर प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में शिव मंदिर की यदि बात करें तो ये बंडदेवरा बारा में जो है प्रसिद्ध है यहाँ का। कसुआ मंदिर, कंसुआ मंदिर कोटा में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कंसुआ मंदिर कोटा। कमलेश्वर महादेव, बूंदी चढ़ानी है भाई इनको, कमलेश्वर महादेव को। तो कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? बूंदी में है। सूर्य मंदिर जालरापाटन झालावाड़ का प्रसिद्ध है। सूर्य नगरी कौन सी कहलाती है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो, शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर। आबानगरी मंदिर बहुत बार पूछा गया है। आबानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध मानी गई है। तो आबानेरी मंदिर कहाँ पर है? दौसा। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, जयपुर सीकर रोड पे आप देखोगे तो खाटू श्याम जी का मंदिर आता है। तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है ये। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, ठीक है, लाल कोटी से भी दिख जाएगा आपको। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। खाटू श्याम जी का मंदिर जो है सीकर में। कई बार सोच लो कि खाटू श्याम जी जयपुर में आता होगा। खाटू श्याम जी कहाँ पर आता है? सीकर में आता है। आबानेरी की चांद बावड़ी, मतलब आबानेरी का मंदिर कहाँ है? दौसा में। अब देखिए मूर्ति कला। मूर्ति कला की बात करें तो मोलेला मूर्ति कला। मोलेला मूर्ति कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद जिले का मोलेला गांव। मोलेला कला के लिए राजसमंद जिले का मोलेला गांव जो है प्रसिद्ध माना जाता है। कला पहचान, यहाँ के कुम्हारों द्वारा मिट्टी से फड़ बनाई जाती है। मोलेला कला में यहाँ के जो है कुम्हारों द्वारा मिट्टी की फड़ बनाई जाती है मोलेला गांव में। विषय वस्तु क्या रहती है? लोग, देवी देवता व जानवर, उससे सुसज्जित चित्रण यहाँ पर किया जाता है। या तो लोग देवता का चित्र बनावे या फिर जानवर का चित्र बनावे। ठीक है, जब मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर तैयार किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। मोलेला गांव की प्रसिद्ध है भाई। हवेलियों की यदि बात करें, अब आप पूछोगे कि मूर्तिकला, तो आपके इस जो अध्याय में है ये सिर्फ एक ही दे रखी है, तो उसको ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? आरबीएससी बोर्ड की किताबें पढ़ रहे हैं। आरबीएससी
आरबीएससी पढ़ रहे हैं। राजस्थान में हवेलियां वास्तु नियमों के अनुरूप निर्मित की गई, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध मानी गई है, लेकिन फेमस कहाँ की है? शेखावाटी क्षेत्र की है। शेखावाटी क्षेत्र श्रेष्ठियों द्वारा हवेलियों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें प्रमुख स्थान देखो रामगढ़ की हवेलियां, नवलगढ़ की हवेलियां, मुकुंदगढ़ की हवेलियां, मंडावा की और लक्ष्मणगढ़ की हवेलियां प्रसिद्ध मानी गई है राजस्थान में। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां मैंने एक बार पहले भी बताया भी, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली 2013 राजस्थान पुलिस में। और पता नहीं कितनी बार ये तीनों की तीनों हवेलियां पूछी गई है। कहां पर है? तीनों की तीनों जैसलमेर में। और पटुओं की हवेली जो है नक्काशी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अन्य प्रसिद्ध हवेलियों की बात करें तो बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा और उदयपुर, इन जिलों की हवेलियां भी प्रसिद्ध मानी गई है, इनको भी याद रखना। अब देखो प्रमुख क्षत्रियां व उनके स्थान। देखो स्थान, छत्री का नाम और विशेषता में बात करें तो अलवर। अलवर की कौन सी? मूसी महारानी की छत्री। एग्जाम में पूछा गया है मूसी महारानी की छत्री कहां पर है, तो मूसी महारानी की छत्री आपके अलवर में है। अलवर नरेश बख्तावर सिंह की रानी मूसी की स्मृति में स्थापत्य व चित्रकला इसका अद्भुत माना गया है। बख्तावर सिंह की रानी मूसी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था, मूसी महारानी की छत्री, जो कि अलवर में स्थित है। करौली गोपाल सिंह की छत्री है, यहाँ पर करौली में गोपाल सिंह जी की स्मृति में इसका निर्माण किया गया है। गोपाल सिंह की छत्री, यहाँ के शासक हुए थे गोपाल सिंह। बूंदी 84 खंभों की छत्री, 84 खंभों पर आधारित विशालकाय छत्री स्थापत्य की सुंदर मिसाल मानी जाती है। 80 खंभों की छत्री जो है मूसी महारानी की छत्री कितने खंभों की है? ये 80 खंभों की, 80 खंभों की छतरी मानी गई है। 80 खंभों की छतरी। 32 खंभों की कहां पड़ी थी? रणथंभौर में पड़ी थी। अब देखो बूंदी 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ सेठों की छतरी, धनाढ्य सेठों द्वारा निर्माण किया गया स्मारक जो है रामगढ़ में है। गेटोर की छतरियां जो कि ईश्वरी सिंह की छतरी यहां पर मुख्यतः मानी गई है। जयपुर के राजाओं की समाधियां राजसी स्थापत्य शैली में निर्मित, गेटोर जयपुर में। अब देखो 84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी के महाराजा, ये जो 84 खंभों की छतरी है बूंदी के महाराजा राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। उन्होंने अपनी धाई मां के पुत्र देवा के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था। जो धाई मां थी उनके पुत्र देवा की स्मृति में इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था, 84 खंभों की छतरी का। जोधपुर जसवंत थड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में निर्मित है, संगमरमर का सुंदर स्मारक बनाया गया है। जसवंत थड़ा कहां पर है? ये आपके जोधपुर में है। उदयपुर आहड़ आयड़ की छत्रियां, उदयपुर आयड़ जगह पर आयड़ की छत्रियां हैं, ये मेवाड़ शासकों की स्मृति के रूप में जानी जाती है। ठीक है। जैसलमेर बड़ा बाग की छत्रियां राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। निर्माण आरंभ जैसलमेर शासकों की छत्रियां मानी गई है। बड़ा बाग की छत्रियां यहाँ के जैसलमेर के जो शासक हुए थे उनकी जो छत्रियां बनी गई है या बनाई हुई है वो आपके बड़ा बाग की छत्रियां कहलाती है। अब देखो चित्रकला की बात करें तो विकास जो आपके टॉपिक दे रखे हैं ना छोटे छोटे इस अध्याय में, क्योंकि कक्षा 8 का लेवल है फिर भी आपके थोड़ा हाई डोज हो जाएगा मेरे हिसाब से कई कई चीजें जो मैंने इंक्लूड की है। तो चित्रकला की बात करें तो राजस्थान की चित्रकला का इतिहास अजंता जो कि कहाँ की है? महाराष्ट्र अजंता एलोरा की गुफा। अजंता शैली व मुगल शैली से प्रभावित रही है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद चित्रकार राजपूत राज्यों में आकर बस गए थे, जिससे राजस्थानी चित्र शैली का जन्म हुआ था। मुगलों का जब पतन हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो ये जो चित्रकार है राजस्थान में आके बस गए और जिससे राजस्थान शैली का जो चित्रकला शैली है उसका विकास हुआ था। जब राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे तो सारे पढ़ेंगे, जमुना, बक्सा, है ना, सीताराम, ये सारे सावन सिंह सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर। ये शैली स्थानीय परंपरा प्लस मुगल प्रभाव का मिश्रण मानी जाती है राजस्थान की चित्रकला। अब देखो शैली क्षेत्र मुख्य रंग पृष्ठभूमि के वृक्ष और पशु पक्षी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस इंडेक्स से भी बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। प्रमुख चित्र शैलियां और उनकी विशेषताओं की बात करें तो देखो जयपुर और अलवर दोनों पास पास में, यहाँ की चित्र जो कला है उसका प्रमुख रंग कौन सा है? हरा है। वृक्ष आपको कौन सा दिखाई देगा? पीपल या वट वृक्ष यहाँ पर दिखाई देगा। और पशु पक्षी मोर व घोड़ा दिखाई देगा। कौन सी चित्रकला की विशेषता है? हरा रंग।
जयपुर अलवर। वृक्ष कौन सा? पीपल वट वृक्ष। पशु पक्षी कौन सा? मोर और घोड़ा। जयपुर अलवर। जोधपुर बीकानेर दोनों पास पास है। रंग कौन सा? पीला। और यहाँ का वृक्ष कौन सा? आम का वृक्ष मुख्यतः यहाँ पर चित्रण है, मिलता है। उदयपुर। उदयपुर देखो वीरों की भूमि मानी जाती है। महाराणा प्रताप जैसे यहाँ पर शासक हुए थे तो उनकी आंखें लाल, ऐसे लाल से याद रखना है ना। तो उदयपुर लाल रंग। कदम्ब वृक्ष। हाथी चकोर। हाथी राम प्रसाद पढ़ा है ना, एग्जाम में पूछा गया। तो हाथी यहाँ का है, चकोर भी यहाँ का है। कोटा। कोटा में देखो नदियां अधिक बहती है। नदियों में जल कैसा होता है? नीला होता है। तो नीला। और खजूर के वृक्ष की प्रधानता इस शैली में मिलती है। बूंदी की बात करें तो बूंदी तो सुनहरी होती है भाई। अरे बूंदी सुनहरी बनाओ ना, खाबाड़ी बूंदी। तो सुनहरी बूंदी। और खजूर के वृक्ष किशनगढ़। अरे गुलाबी सफेद है ना, गुलाबी और सफेद। भारत की मोनालिसा बनी ठनी सावंत सिंह। नाम नहीं सुने क्या? नागरिक दास। ये गुलाबी और सफेद शैली जो है, रंग कौन सी शैली का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। और केले के वृक्ष की यहाँ पर प्रधानता मिली है। अन्य विशेषता की बात करें तो किशनगढ़ शैली बनी ठनी चित्र प्रसिद्ध है। यहाँ का नारी सौंदर्य का प्रतीक है। लंबी लंबी अंगुलियां है ना, लंबा कद, लंबी गर्दन, ये सारी विशेषता किसकी है? किशनगढ़ शैली की। नाथद्वारा शैली प्रमुख विषय क्या है? नाथद्वारा का गाय। गाय कैसे है? नाथद्वारा। अरे श्रीनाथ जी, नाथद्वारा मुख्यतः कृष्ण जी का है ना, तो गाय, गाय से लगा हो रहता है ये कृष्ण का बछड़ा वगैरह। चित्र विषय शिकार, उत्सव, रीति रिवाज, दैनिक जीवन, प्रकृति, ये सारे जो है यहाँ पर मिलते हैं। कौन से? राजस्थानी चित्रकला में। मुगल प्रभाव आमेर, बीकानेर, जोधपुर शैली पर स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो ये था भाई आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। और कक्षा 8 राजस्थान की कला और संस्कृति का आखिरी अध्याय, अध्याय नंबर 10। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान की गई। निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा मिलेगा। पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाया करो भाई। कई कंजूस होते हैं जो सिर्फ देख के चले जाते हैं, लाइक करके नहीं जाते। तो लाइक का विशेष भी ध्यान रखना है और अपने चैनल से जुड़ जाना है। ये जो आपकी किताब थी हमारा राजस्थान कक्षा 8, ये कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले कक्षा 6 भी कंप्लीट हो चुकी है, कक्षा 7 भी कंप्लीट हो चुकी है और 8 भी हो चुकी है। ये जान के खुशी होगी कि कक्षा 9 और कक्षा 10, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कई सोचते हैं कि कक्षा 10 तक की तो किताबें, इनमें क्या बाहर से पढ़ना पड़ेगा? अरे कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 90% सिलेबस यहीं से पूछा जाता है। कक्षा 9 और 10 की जब किताबें हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैटर कितना डीपली वहां पर दिया गया है। धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।